डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र एक ऐसा स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहमियत रखता है। आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। एक दौर था जब हम रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के मोहताज थे, लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में भारत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, उस और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ, मजबूती के साथ कदम जरूर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज पूरे देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वही भारत अब दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स के रूप में शामिल हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और उसके लिए मेक इन इंडिया मिशन के तहत घरेलू बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। रक्षा इंपोर्ट को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि भारत को उन उपकरणों की जरूरत नहीं है या फिर भारत ने इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है, बल्कि इंपोर्ट बंद करने का मतलब ये है कि अब वो सामान जो कि हम दूसरे मुल्कों से मंगाया करते थे, आज भारत सक्षम है और खुद उस सामान को बना सकता है और बना भी रहा है। कभी भारत की गिनती हथियार मांगने वाले देशों के रूप में भी हुआ करती थी, लेकिन अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। आज भारत का डिफेंस प्रोटेक्शन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। भारत ने आजादी के बाद 77 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इस दौरान भारत ने खूब तरक्की की, भारत आत्मनिर्भर बना और इसी के साथ साथ वैश्विक मंच में भारत की ताकत और पहचान भी बदली। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य संरचना के साथ साथ हथियार, गोला बारूद, उपकरण समेत कई जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित रहना सामरिक दृष्टिकोण से खतरनाक होता है। इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर देश अपनी शक्तियों के मुताबिक खुद के लिए आयुध फैक्ट्री लगाते हैं और इन्हीं की बदौलत देश की सेना को हथियारों की ताकत मिलती है। आजादी से पहले रक्षा क्षेत्र के निर्माण में भारत दुनिया के कई देशों से आगे था। यहाँ कई आयुध कारखाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में देश में 18 ऐसे आयुध कारखाने स्थापित किए गए जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। 18 मार्च 1801 कोलकाता के कोसेपुर में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई। ब्रिटिश काल में ही 2 प्रमुख रक्षा इकाइयों की स्थापना की गई थी, गार्डन रीच और मजगांव डॉक्स।
भारतीय आयुध कारखाना देश में 41 ऐसे समूहों का एक संगठन है जहां पर भारतीय सेना के लिए तमाम साजो सामान बनाए जाते हैं, जिसमें गोला बारूद से लेकर अत्याधुनिक हथियार, सेना की वर्दी तक भी शामिल है। और यहां पर इन तमाम चीजों की गुणवत्ता का सबसे ज्यादा खास ख्याल रखा जाता है ताकि सेना को अपग्रेडेड चीजें उपलब्ध कराई जा सके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रमुख ग्राहक हैं हमारी तीनों सेनाएं। सेना को हथियारों की आपूर्ति के अलावा आयुध फैक्ट्री केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल को भी साजो सामान बेचती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकार की दरअसल वो ब्रांच है जहां पर वेपन्स की प्रोड्यूसिंग, टेस्टिंग, रिसर्च के अलावा सेना के तमाम साजो सामान को न सिर्फ बनाया जाता है बल्कि यहीं से मार्केटिंग भी की जा सकती है। और यही वो ब्रांच है जहां से सेना को तमाम साजो सामान सप्लाई होता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किसी भी राष्ट्र की इंडिजिनस तरीके से हथियारों को प्रोड्यूस करने के कारखाने होते हैं, जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर और अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो। हमारी जो पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से अनेक तरीके के इक्विपमेंट्स समय समय पर मिलते हैं। तो ये जो भारत का जो पूरा भारत के रक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता को हासिल करने का और मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है इस नए भारत का, उसको हासिल करने में भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक बड़ी भूमिका निभा रही है। आजादी के बाद भारत को रक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का अभाव था। सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि 1958 में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना जैसे प्रमुख उपलब्धियों ने तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 66 वर्ष पूर्व 1958 में की गई थी। और डीआरडीओ ने भारत के रक्षा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान और विकास के कार्य को सफलतापूर्वक किया है। डीआरडीओ ने अपने द्वारा अपने अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत को अनेक स्वदेशी उपकरण, रक्षा के उपकरण प्रोवाइड कराए हैं, और जिसमें कि जो अनेक लंबी दूरी की, मध्यम दूरी की और छोटी दूरी के जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, जैसी जो मिसाइल्स हैं वो डीआरडीओ ने अपने अनुसंधान और विकास से के माध्यम से विकसित की हैं। साल 1962 में जब चीन से युद्ध में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले, तब भारत सरकार ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन ने उस वक्त ऑर्डिनेंस बोर्ड की स्थापना की। हालांकि इससे पहले 1954 में बीईएल और 1958 में डीआरडीओ का गठन हो चुका था। उन्नीस के युद्ध ने प्रमुख सैन्य सुधारों के लिए भी देश को प्रेरित किया और भारत के रक्षा उद्योग को फिर से आकार देने और विस्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। 1962 युद्ध के बाद भारत का रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ गया। 1961 में ये जीडीपी के 2.1% से बढ़कर 1963 में 4% हो गया और शेष शीत युद्ध में जीडीपी के 3% से लगातार ऊपर रहा। ये 1962 के पहले स्तर पर कभी नहीं लौटा। 1970 के बाद भारत का रक्षा क्षेत्र में विकास हुआ। रूस ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन दिया।
और इसके तहत भारत ने MiG-21 का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया। DRDO ने भी विकास किया। इसके बाद DRDO, BEL, BDL ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो संकल्पना है वो भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1983 में शुरू किया गया था और इसके माध्यम से भारत ने अनेक तरीके की जो बड़ी मिसाइल्स हैं और मिसाइल की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया। अनेक लेबोरेटरीज में आपस में कोलैबोरेट करना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन हो या जो प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस यूनिट्स हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके अधिक से अधिक बेहतर रिजल्ट सामने लाना और बेहतर से बेहतर मिसाइलें डेवलप करना। भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उन्नीस और 1998 में अपने मिसाइल प्रोग्राम के तहत भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि किस तरीके से भारत मिसाइल की ताकत में भी सक्षम है और खुद को आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ भारत ने कई ऐसी मिसाइलों का निर्माण भी किया, अग्नि से लेकर पृथ्वी आकाश तक, जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत भी मिसाइल ताकत में किसी से कम नहीं है। और हाँ, परमाणु परीक्षण के बाद भारत की गिनती भी उन संपन्न मुल्कों के साथ ही होने लगी। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइलें सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर हमारे देश में सुगबुगाहट 70 के दशक में शुरू हुई, जब DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने PMO को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में यह बताया गया था कि चीन बहुत ही जल्द लंबी दूरी वाली यानी कि 1000 मील तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। और उसमें एक और बात लिखी गई थी कि अगर भारत ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो चीन हम पर भारी पड़ सकता है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है और साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिशों में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह एक विंग है जो कि मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल की गई थी, जिसका नाम रखा गया था नाग। और एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेक्स यानी कि री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के साथ लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों पर पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर की टेस्टिंग रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के तहत श्रीहरिकोटा से इस मिसाइल की टेस्टिंग का निर्णय लिया गया। और पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली देश की पहली मिसाइल थी, जो कि 25 फरवरी 1988 को जिसका परीक्षण किया गया था। 1, 2 पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की, जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती हैं। उन्नीस में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू विमान, हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत के जो हथियारों की जो प्रतिष्ठा है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो पूरे विश्व में बढ़ रही है। अभी हमने जो भारत और रशिया के साथ जो आपसी सहयोग से जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसको जो विकसित किया है, उसे फिलीपींस को प्रोवाइड कराया गया है। विश्व के जो अनेक राष्ट्र हैं, साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्र उसमें अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। भारत जाहिर है कि अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से जो हथियार विकसित किए जाते हैं, उनको तो अपने मित्र राष्ट्रों को, पड़ोसी राष्ट्रों को उन्हें प्रोवाइड तो कराता ही है। साथ ही साथ जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ऐसे जो राष्ट्र हैं वो भारत के हथियारों में अधिक से अधिक अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। और भारत जाहिर है कि आज का ये जो नया भारत है, वो जो अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से, DRDO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से जो हथियार और इक्विपमेंट्स विकसित करता है, उसमें मेक इन इंडिया का तो विजन होता ही होता है, लेकिन भारत मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भी कार्य कर रहा है। निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर ही बेचें। इसमें यह भी तय हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात किया जाए। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की कंपनी आज देश के कई ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए सैनिक साजो सामान बना रही है। इसमें फ्यूजलेस भी एक नाम है। अब आप कहेंगे कि भाई ये फ्यूजलेस क्या है?
तो फ्यूजलेस को समझने के लिए आपको पहले ये रिपोर्ट देखनी होगी और फिर उसके बाद आपको इसकी ताकत का एहसास होगा। फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन होता है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर्स या फिर कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसे जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण आप ले सकते हैं। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर में कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो भारत के ही बने होते हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है और इस औजार के निर्माण में बोइंग और टाटा के जॉइंट वेंचर लगे हैं। एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की 2 कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं और इसमें भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है। फ्यूजलेस का निर्माण टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ये प्रोवाइड कराया गया है। फ्यूजलेस का भारत के अंदर उसका उत्पादन किया जाना, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया जाना, भारत की जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब भारत में सिंधु सभ्यता थी और वो दौर ऐसा था जबकि सिंधु सभ्यता और मिस्र की मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ भारत का व्यापार हुआ करता था और उस दौर में सबसे पहले समुद्री जहाजों का व्यापार के लिए इस्तेमाल हुआ था। 1960 के दशक में जब गुजरात के लोथल में पुरातत्व सर्वे के लिए खुदाई की गई, तब लोथल नाम की इस जगह से एक डॉक मिला, जिससे ये पता चलता है कि लोथल सभ्यता के दौरान भी समुद्री जहाजों का इस्तेमाल हुआ करता था। लोथल सिंध घाटी के समकालीन सभ्यता थी, यानी कि ये डॉक भी लगभग 4500 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा और बाद में चोल वंश के राजाओं और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेना बनाई। चोल राजा का राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में खूब फैला हुआ था। उनके राजा प्रथम और राजा द्वितीय, जो कि उनके पुत्र थे, राजेंद्र ने उस दौरान नौसेना को काफी मजबूत किया। दरअसल 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से काफी अच्छे रिश्ते थे और उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन हुआ करता था और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार भी हुआ करता था। और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजने पड़ते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध भी किया जाता था। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्री विजय राजवंश से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में उन्हें जीत हासिल हुई। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उसकी नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया के टॉप 10 नेवीज में होती है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जिनके पास INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी कि इस समय पूरी दुनिया में केवल 8 देशों के पास कुल मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं और भारत की तटीय रेखा लगभग 7516 किलोमीटर लंबी है।
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चीन को कहां रोकना है। दरअसल अभी तक हम हिमालय क्षेत्र पर चीन को रोकने के लिए खुद को तैयार करते थे, अपनी सेना को उस हिसाब से अपग्रेड कर रहे थे, लेकिन अब चीन धीरे धीरे समुद्र में भी अपनी पैठ बढ़ा रहा है और विस्तारवादी नीति से तो हम सभी वाकिफ हैं ही। तो अब भारत को नौसेना में भी अपनी शक्ति और ताकत को उतना ही मजबूत करना पड़ रहा है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। अब तो INS विक्रांत भी लहरों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि ये ऐसा जंगी जहाज है जिसे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या फिर लैंड कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की आर्टिलरी ताकत का इतिहास 196 साल पुराना है। 1827 में सबसे पहले बॉम्बे आर्टिलरी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद या कहें कि आजादी के बाद से लगातार इसको अपग्रेड किया जा रहा है। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई देता है। 1965 से लेकर 1971 की जंग में सेना के जवानों को काफी नजदीक से दुश्मनों पर हमला बोलना पड़ा और इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि दूर से ही हमला करने वाली तोप बनाई जाए, जिसके लिए भारत ने 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। आराम हराम है से लेकर मेक इन इंडिया तक भारत ने खूब तरक्की की। खासतौर पर अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि कई रक्षा उपकरणों को हमने आयात करना बंद कर दिया है और भारत बहुत सारे मुल्कों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। यानी कि हम अपने यहाँ न सिर्फ सैनिक साजो सामान बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी इसको पहुंचा रहे हैं। आज भारत के हथियारों की डिमांड दुनिया भर में है। ऐसा ही एक हथियार है धनुष, जो कि आर्टिलरी गन है और जिसका कोई तोड़ नहीं। धनुष एक होवित्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत पड़ती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष को किसी भी मौसम में किसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर लेती है। इस तोप की खासियत है इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलो और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 mm और कैलिबर 45 है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागती है। इंटेंस मोड में ये 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेंस मोड में ये 60 मिनट में 60 राउंड दागती है। यानी कि जरूरत के हिसाब से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। यही नहीं, लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम धनुष खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर सकती है। धनुष तोप को बनाते में त्रिवेणी वालों ने एक बहुत अच्छी काम किया है कि उन्होंने हमको एक रेप्लिका दिया है 155 mm बोफर्स गन का, जो हमारी एक बहुत कारगर कारगिल युद्ध में भी उसने अपने आप को साबित किया है। हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गन अपने आप में फिनोमिनल है और उसका रिप्लेसमेंट अगर हमें ढूंढना था और वो भी मेक इन इंडिया मुहिम में, तो वो धनुष कर पाई है। धनुष में वो सभी फीचर्स हैं जो हमारे को चाहिए थे एक मीडियम गन में और जो हमें बोफर्स गन में मिलते थे। ऑटोमेटिक लोडिंग, कैरिंग, क्रेन, रेट ऑफ फायर इज फिनोमिनल। 155 mm अपने आप में जो सिस्टम है वो बड़ा ऑपरेशनली सक्सेसफुल है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गन को सिर्फ इसलिए बोफर्स का पैरेलल माना जाता है क्योंकि उसकी ये जगह लेगा। हमें अपनी स्टैंडर्ड मीडियम गन 155 mm में धनुष बिल्कुल फिट होती है। इस वजह से हम उसे एक तरीके से इंडियन बोफर्स कहते हैं। धनुष तोप में 46.5 किलो के गोले का इस्तेमाल होता है, जो 70 डिग्री के एंगल तक सटीक निशाना लगा सकता है।
धनुष के साथ हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी तोप है जो दुश्मन के लिए काल है और नाम है ATAGS अटैक्स यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। अटैक्स स्वदेश में बनी पहली होवित्जर तोप है। लॉन्ग रेंज कैटेगरी के इस ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में से एक में होती है। अटैक्स तोप के कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है। यही नहीं, इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। ये अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतरीन गन है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है। ये हर वातावरण में, दिन के समय, रात के समय और हर टाइप ऑफ टेरेन में कार्रवाई कर सकती है। ये जो गन है -3 डिग्री से लेके +75 डिग्री तक फायर कर सकती है और इसका ट्रवर्स है फ्रॉम द सेम लोकेशन +-25 डिग्रीज। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन हॉवित्जर है। इसके मुकाबले की हॉवित्जर कहीं भी नहीं है। ATAGS होवित्जर रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने की ताकत ATAGS को बेजोड़ बनाती है। एक तो ये हमारे देश की अपनी बनाई हुई है, इसलिए हमके स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स बैकअप के लिए किसी और देश के ऊपर नहीं भरोसा करना, अपने देश के ऊपर ही भरोसा करना है, क्योंकि कियानी ग्रुप और टाटा और DRDO मिलकर इसको बना रहे हैं। दूसरा जो है वो इनका अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप है और तीसरा इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है 48 किलोमीटर, जिसको नए प्रकार का एमुनेशन भी बनाया जा रहा है, उससे इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक एक्सटेंड की जा सकती है। और मैंने जैसे कहा कि -3 डिग्री से +75 डिग्री, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो पहाड़ी के दूसरी साइड के टारगेट्स होते हैं जिनको लोकेट करके बर्बाद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये गन बड़ी आसानी से वर्टिकल अटैक कर सकती है। ATAGS पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम में काम करती है, यानी ये लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। '80 के आखिर में इंटीग्रेशन के तहत आकाश मिसाइल को लेकर विचार शुरू हुआ, इसके विकास को लेकर, और फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1990 और 2000 की शुरुआत में इसके फील्ड टेस्ट किए गए, जिसके बाद 2009 में इसे सेना को सौंप दिया गया।
आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम करने में सक्षम है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।